हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिक्स। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पार्लियामेंट, संसद के बारे में। ओके, तो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे हम राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले, बट हम यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। 2 से 3 वीडियो ऊपर आएगा इसका, कम से कम हम पार्लियामेंट के ऊपर हम देखेंगे कि राज्यसभा क्या फंक्शन, लोकसभा क्या फंक्शन है, इनके क्या क्या मेंबर होते हैं, क्या चीज़, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे हम इनके। तो ये फर्स्ट हमारा लेक्चर है पार्लियामेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, तो संसद मीन्स पार्लियामेंट। अगर बात करें संसद या पार्लियामेंट का, तो ये बात करता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 बोलता है संसद के गठन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 79 बोलता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब कि जो संसद बनेगा उसमें क्या क्या चीज होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो बोलता है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे बातों को? ये बोलता है आर्टिकल 79। ठीक है, संसद के गठन के बारे में ये बोलता है आर्टिकल 79। बोलते हैं इसके 3 अंग होंगे। देयर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 3 अंग होंगे। मैंने अभी अंग बोला, मैंने अभी भाग बोला, मैंने पार्ट बोला है, मैंने कहीं पर भी इसके अलावा दूसरा शब्द नहीं बोला है। तो ध्यान रखिएगा, 3 अंग और 3 भाग होते हैं, जिसमें होते हैं राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ध्यान समझिएगा चीजों को, मैंने क्या बोला? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। जब भी अगर आपको बोल दे सदन, सदन को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस। तो देयर आर 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। देखिए, संसद के 3 अंग है, 3 बॉडीज हैं इनके, ये तीनों में से एक भी नहीं रहेंगे तो संसद नहीं काम करेगा। बट जब घर की बात करें, हाउसेस की बात करें, तो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट तो भाई हाउस नहीं है ना, प्रेसिडेंट तो कोई सदन तो नहीं है। देखिए, कोई भी बिल पास होता है, बनता है, एक्ट, तो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों से होके ही बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यही हुआ सदन, हाउस मतलब क्या हुआ? राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो जब भी आपको सदन सदन पूछे तो 2 सदन, अंग पूछे तो 3 अंग, या भाग पूछे तो 3 भाग। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ से गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं मेरे बातों को। तो ये जो लिया गया है संसद, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था जो ली गई, इस पे एक वीडियो आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एक लक्ष्मीकांत में एक टॉपिक ही है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे स्पेशल। बट अभी हम समझ लेंगे कि हमने ये जो संसद का जो कंसेप्ट है कहाँ से लिया। सर बातों को, जो संसद का जो कंसेप्ट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने भाई उठाया कहाँ से है? पहला बात, हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। इनके अधिकारी कौन हैं, इनके क्या क्या नियम हैं, ये कैसे काम करते हैं, संसद की कार्यवाही, संसद की कमिटियां, संसद की शक्तियां, ऑल थिंग हम बात करेंगे आर्टिकल लेके 79 से लेके 122 तक। याद हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। मैं 12 बोलता हूँ, आर्टिकल आपको सब कुछ याद रहेगा, आर्टिकल के लिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, समझ रहे बातों को? चलिए, तो चलिए एक चीज अब मैं बताता हूँ, जिसको मैं इधर नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, सबसे अच्छा नए पेज में। संसदीय प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम, ये जो कंसेप्ट है, नहीं टेकन फ्रॉम नहीं, कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया गया भाई? ब्रिटेन से।
तो इंग्लैंड से लिया गया ये संसद का जो आप देख रहे हैं आज, ये सब इंग्लैंड से लिया गया। ध्यान रखिए, कहाँ से लिया गया? सब सारे इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड ने ही हमारे ऊपर शासन किया। ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रिटेन के संसद संसद पे, इंडिया, अमेरिका, इन सारों के अगर हम संसद को कंपेरिजन करते हैं या इन सारे के अगर हम सरकारों की कंपेरिजन करते हैं तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उनको हमको समझना है कि क्या होता है। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ इंडिया, इधर मैं लिख देता हूँ ब्रिटेन, मीन्स इंग्लैंड, फिर अमेरिका। देखिए इंडिया में जैसे संसद है, संसद के 3 अंग है भाई, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निचला सदन, आइए हम बताएंगे सब कुछ इसके बारे में। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है, उसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में अगर बात करेंगे, यहाँ भी है संसद। ओके, यहाँ पर है एक हाउस ऑफ कॉमन। देखिए हमारे यहाँ भी 1954 से पहले हमारे यहाँ भी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन ही बोला जाता था। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हाउस ऑफ कॉमन हमारे यहाँ लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड हमारे यहाँ राज्यसभा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में, और एक होती है क्यून, जो संसद का ही पार्ट होती है। समझ रहे हैं बातों को? जो क्वीन जो होती है, जो वहां की रानी होती है, वो भी संसद का ही पार्ट होती है। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। बट अमेरिका के कॉन्सेप्ट में, अमेरिका में संसद को बोलते हैं कांग्रेस। पहला बात, यहाँ पे संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस वहां का नाम है संसद का, ठीक है। यहाँ पर होता है एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस, प्रतिनिधि सभा, ठीक है, जो बोलते हैं प्रतिनिधित्व सभा। ओके, सेकंड है सीनेट। जैसे यहाँ पर ये भी आम जनता का सदन हो गया, सीनेट कुछ स्पेशल लोगों का सदन हो गया, दैट इज कॉल्ड सीनेट। लेकिन प्रेसिडेंट इन इन सबों से कांग्रेस से अलग है। ध्यान रखिए, कांग्रेस का पार्ट पार्ट नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस का पार्ट नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना हमेशा हमेशा हमेशा। समझे बातों को? ठीक है, आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट को अगर हम देखना चाहेंगे तो अगले कंसेप्ट में क्या है? ओके, कभी आपको पूछ दे कि जो सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो निचला सदन है, उसका पार्ट है नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, है नहीं, तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति है वो विधानमंडल की बात करते तो उसका अंग नहीं है, उसका अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये अलग होता है एकदम। इसलिए तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे बातों को? वहां पे मेन सर्वसर्वा हमारा प्रेसिडेंट वहां पे है, लेकिन हमारे यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री। देख लीजिए, मेन काम उन्हीं का होता है। ये हमने बता दिया तीनों के बीच में डिफरेंस, जो कि आपको जानना जरूरी था। समझे ना बातों को? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हम लोग देखेंगे संसद की जो संरचना है, राज्यसभा, लोकसभा है, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे, फिर चीजों को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेंटर में रखेंगे हम आर्टिकल 79 को, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट और संसद, जिसे हम पार्लियामेंट और संसद बोलते हैं आर्टिकल 79 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 79 में क्या भाई? दो चीज, राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं, हम दोनों सदनों की बात करें, ठीक है। एक सदन है हमारा राज्यसभा और एक हमारा लोकसभा। पहले इनके अन्य नामों को देख लेते हैं, क्या क्या नाम है। 1954 से पहले हाउस ऑफ कॉमन, सॉरी राज्यसभा है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जनता का सदन, लोगों का सदन, आम सदन। ये हमारा उच्च सदन, अपर हाउस,
जब ये ऊंच होती है नीच हो जाएगा, निचला सदन, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या बोल सकते हैं भाई इसको, आम सदन बोल सकते हैं, राज्यसभा को बोल सकते हैं। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं हम लोग बुजुर्गों का सदन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका और क्या नाम हो सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा, आम सदन, जनता का सदन, जो भी बहुत सारे नाम है, ये सब नाम आपको थोड़ा सा बस एक याद रहना चाहिए, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। लोकप्रिय सदन ही बोलते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए राज्यसभा अगर हम पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा का हम थोड़ा सा देखेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछती है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा 250। कितना रखना भाई, 250। समझ रहे हैं बातों को, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं बातों को, ओके। अभी इस 250 में जो मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो 238 एंड 12, मैंने क्यों बांटा, क्योंकि 12 है जो नॉमिनेटेड होते हैं, राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर वो मनोनीत करते, क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। कैसे भाई, किनको नॉमिनेट कर देंगे, जिसको मन उसको कर देंगे। तो वो 4 चीजें हैं, मैं लिख दूं, 4 ग्राउंड है, एक एक लाइन मेरा महत्वपूर्ण है और उसको आपको समझना है, उसको नोट डाउन करना है। साहित्य मीन्स लिटरेचर, इंग्लिश वालों, विज्ञान के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, एंड कला में मूवी सिनेमा उनेमा सब कुछ आ जाएगा, सिंगर होंगे, समाज सेवा क्षेत्र में। 12 एमपी बनेंगे राज्यसभा के अंदर और इसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे और बना देंगे, जाओ एमपी बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं, रेखा और भी बहुत सारे हैं, मैरी कॉम, ये सारे राज्यसभा के सदस्य हैं, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड में बहुत डिफरेंस है, इलेक्टेड लोग चुनते हैं, समझ रहे बातों। अब 238 पर तो भैया इलेक्शन होगा, देज आर इलेक्टेड कैंडिडेट। मैंने बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड द विधानसभा, मैंने बताया था। और राष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग लेते हैं, ऑल कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एक और हमारा वहां पर स्टेट को मैंने स्टेट को वहां पे हटाया था। तो 238 जो चुनाते हैं, इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मतलब एक इसमें एक चीज है, ध्यान रखिएगा कि 230 तो राज्य से रहेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश से रहेंगे, यूनियन टेरिटरी से या स्टेट से। पहले 234 था, लेकिन अब क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो 4 सीट चला गया इधर, ठीक है। 8 यूटी से रहेंगे और उस 8 में से मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर से 4 रहेंगे, 3 आपका दिल्ली, दिल्ली विधानसभा पता है ना आपको, एक पौंडीचेरी। तो 238 सदस्य आ गए चुना के, मतलब ये चुनाव की ना ये सदस्य स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इतनी क्षमता, इससे अधिकतम 250 से ज्यादा नहीं रह सकता राज्यसभा का। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या, आपको ये देखना है। प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें 233 इलेक्टेड हो रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर, ई में लिख दूं, और ये नॉमिनेटेड एन लिख दूं, 12, तो 12 तो नॉमिनेटेड होंगे, अभी 12 तो नॉमिनेट होंगे, लेकिन 233 हो गया, ये प्रेजेंट ये इतना है। 233 में 229 का हमने इलेक्शन लिया स्टेट से, और 4 को हमने सॉरी 8 को हमने, सॉरी हाँ
200 सॉरी 245 233 220 225 नो 229 नहीं सॉरी 225 मैं क्या लिख दिया यहाँ पर 225 स्टेट से एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये फॉर्मूला था जो आपको याद रखना था, ये फॉर्मूला था जो आपको याद रखना, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब आपको ये ध्यान में रखने सवाल आ जाते हैं इससे, ठीक है, सवाल आ जाते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको मैं हर एक चीज समझाऊंगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत बुक हो या कोई बुक हो, सबसे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमने इसको देख लिया, हमने इसको देख लिया, अभी हम केवल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? सीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीट की बात करें, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अलग, लोकसभा में अधिकतम अगर बात करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या में दूसरा कलर ले लो तो अच्छा लगेगा, 552। समझ रहे बातों को, 552 है। इसमें क्या है सिनारियो कि 543 लोग को तो हम चुनेंगे, 2 लोग एंग्लो इंडियन नोमिनेट होंगे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वो लोग हो गए जो जिनके माता सॉरी जिनके पिताजी कहने का मतलब फॉरेनर हो और उनकी माता इंडियन हो। इस तरह से बहुत सारे जो ब्रिटिश के समय से चला आ रहा था एंग्लो इंडियन, हालांकि इसको इस बार हटा दिया गया है, मैं भी बात करूंगा। तो 543 सदस्य निर्वाचित होंगे और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 ये कहता है कि 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और 543 सदस्य चुनाएंगे। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। अब इसमें से 530 स्टेट से आएंगे एंड देखिए 530 पहले था लेकिन अब क्या हो गया, अब तो स्टेट खत्म हो गया ना, तो अब हो गया 524 स्टेट से आएंगे और 26 यूनियन टेरिटरी से आएंगे। समझ रहे बातों को? चलिए यहां तक हो गया, लेकिन हमें तो देखना प्रेजेंट में क्या है ना भाई, प्रेजेंट में है 545। सर बात को 545, तो अब क्या भाई, अब कंडीशन क्या भाई, अब ये है कि 543 तो अभी होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें है 524 स्टेट से और 19 यूनियन टेरिटरी से, और 2 तो एंग्लो इंडियन वाला अभी भी था, मतलब करने के प्रेजेंट में तो क्या मतलब शुरुआत से है चीज ये था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका है, तब इसकी जगह पर कुछ ना कुछ होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया, कहा भाई एंग्लो इंडियन का अब कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, इनकी जनसंख्या बहुत ना के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि हम एंग्लो इंडियन को एक प्रतिनिधित्व दें राज्यसभा लोकसभा के अंदर, इसलिए हम इस चीज को हटाते हैं। 104वां संविधान संशोधन ने एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट रिजर्व था उसको खत्म कर दिया है। समझेंगे बात को, खत्म कर, तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर 543 ही है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, समझ बातों को, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। राज्यसभा का संरचना क्या है भाई, लोकसभा का संरचना क्या है भाई, कौन से राज्य से कितने सीट आएंगे, ये सब तो डिपेंड ऑन आर्टिकल, जो हमारा जो अनुसूची 4 है उसके अंदर सब कुछ दिया गया है, तो वहां से आप चीजों को समझिएगा। समझ रहे बातों को? अब हमें क्या समझना है, हमने राज्यसभा देखा, हमने लोकसभा देखा, मेरा बातों को अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। टर्म, व्हाट इज द टर्म, टर्म्स मतलब हो गया इनका कार्यकाल। लोकसभा एंड राज्यसभा, ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा भाई, लोकसभा और राज्यसभा, चीजों को समझना है और आपका उत्तर आएगा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि, ध्यान रखिए क्या कहता है, संसद के
सदनों की अवधि क्या होगी, जो संसद है उन कब तक वो रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे, ये आर्टिकल हमारा कहता है 83। समझ रहे बातों को। तो हर एक चीज मैं समझाते जाऊंगा और आपको हर एक चीज समझते जाना है। समझ बातों को, हर एक चीज आपको समझते जाना है। चलिए अब बताता हूं कि भाई 83 के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, कितने अवधि रहेगा, उसके बारे में आपको समझना है। ओके चलिए बात कर लेते हैं। लोकसभा तो 5 ईयर रहेगा। ये तो कह दिया कि हम 5 साल रहेंगे। जो भी मेंबर्स बनेंगे वो 5 साल के बाद फिर से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा और लोकसभा 5 सालों के बाद क्या हो जाएगी, भंग कर दी जाएगी। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 5 ईयर होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है, फिर से नया चुनाव होता है, फिर से नए लोग आते हैं। ये लोकसभा का है। लेकिन राज्यसभा, राज्यसभा इज द टोटली डिफरेंट। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। समझ रहे बातों को। इसका टेन्यूर सबसे बहुत बड़ी बात, कभी बोल देना कि 6 साल है तो गलत कर दीजिएगा। मैं यहां पर लिख दो सदस्य। राज्यसभा कभी भी जब भंग होता ही नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं कि राज्यसभा 5 साल 6 साल तक के लिए रहता है। नहीं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं 6 साल के लिए। समझ बातों को। जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे वो 6 साल तक उनका करने का मतलब सर्विस रहेगा। 6 साल बाद वो उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो रिटायर हो जाएंगे। समझ बातों को। 6 साल तक कम से कम रहेंगे। हाँ, तो 6 साल तक रहेगा। जो भी बनेगा 6 साल तक रहेगा। तो आप एक चीज, इसमें एक चीज होता है, ध्यान रखिएगा। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य को रिटायर किया जाता है। मतलब समझ रहे बात को। आज 2020 है, 2022 आएगा तो दो, जो भी है 2021 अभी है, 2023 आएगा तो 1/3 सदस्य, 245 का 1/3 जो कि 81 आएगा, उतने सदस्य को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर होके चलिए आपका 6 साल हो चुका, आप रिटायर हो चुके। फिर से 81 सदस्यों के लिए चुनाव होगा, फिर से भरेंगे, फिर अगले 2 साल बाद फिर से और जो सदस्य हैं उनको रिटायर कर देंगे। तो हर 2 साल बाद ये साइकिल चलते रहता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक है। आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, ओके, अब देखिए, हम अगर बात करें एक चीज, अगर हम देखेंगे तो 1952 सबसे पहली बार अगर राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं या लोकसभा की बात करते हैं तो 1952 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। तो दिमाग में क्या आया होगा ना आप लोगों का, ये 1952 में जो राज्यसभा के सदस्य बने होंगे 1954 में रिटायर कर दीजिएगा। ऐसा तो होगा कि 52 में जो राष्ट्रपति सॉरी राज्यसभा का सदस्य जो बनेगा, जो राज्यसभा गठन होगा, तो 1954 में कहीं ना कहीं रिटायर करना पड़ेगा। किसको रिटायर करें भाई। अभी सबका 2 ही साल हुआ है, एकदम फ्रेश है, 2 साल ही हुआ है, किसको रिटायर कर दीजिएगा आप। क्योंकि कम से कम 6 साल तो रहना ही है, उनका उसका कार्यकाल है। तो 1954 में करवाया गया लॉटरी सिस्टम। 1954 में हुआ लॉटरी सिस्टम। तो 1/3 सदस्यों को निकाल दिया गया, फिर नए सदस्य पे आए। फिर 1956 में हुआ लॉटरी सिस्टम। तो जब तक के 56 में लॉटरी सिस्टम, फिर आ गया 58। तो 58 में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का 6 साल हो चुका था, तो फिर उसको उसको हटाया है। मतलब वो तरीका अभी तक अपनाया जा रहा है और राज्यसभा का यही काम है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, संसद के सदस्य बनने की योग्यता, हमने एक एक चीज क्लियर किया। हमने कोई भी चीज यहाँ पर नहीं छोड़ा है कि जो आपसे ना बने, ठीक है, जो आप समझ में ना पाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ओके, तो हमने यहाँ पर अभी टर्म तक देख चुका है, ठीक है। बट हमने एक चीज थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, मैं उसको बता देता हूँ। ये जो राज्यसभा का सॉरी जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो 5 ईयर है, ये बढ़ सकता है इमरजेंसी के टाइम में। एक छोटा पॉइंट था, मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इसको लिख देता हूँ कि इमरजेंसी जब भी हो तो जो लोकसभा है उसके कार्यकाल को आप 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल तक इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी इमरजेंसी हो तो 1 साल तक इस कार्यकाल को आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है राज्यसभा के सॉरी लोकसभा के अंदर, ठीक है। ये इस 10 में, ठीक है, आर्टिकल 83 इस बात की चर्चा करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा देखा हमने, राज्यसभा हमने देखा, दोनों का कार्यकाल हमने भी देखा है, ठीक है। दोनों के संसदों का दोनों के सदस्यों का कार्यकाल देखा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनकी योग्यता क्या है, व्हाट इज क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों के हम देखते हैं एक साथ, दोनों को मिला के देखेंगे। योग्यता, क्वालिफिकेशन। योग्यता ध्यान रखिएगा, हम जब भी पढ़ेंगे दोनों को, राज्यसभा को लेके पढ़ेंगे और लोकसभा को लेके पढ़ेंगे। ध्यान ध्यान रखिएगा किस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, योग्यता पढ़ने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 84, मैं आर्टिकल बताते जा रहा हूं। आर्टिकल 79 क्या कहता है, सॉरी ध्यान रखिएगा, मैं इधर साथ साइड में लिखता हूँ। आर्टिकल 79 कहता है संसद की बात कहता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा तीनों होंगी। 80 में कहता है राज्यसभा का क्या संरचना होगा, राज्यसभा में कितने सीट होंगे। तो कुल मिला के 80 में राज्यसभा गठन की बात करता है। 81 में क्या कहता है, लोकसभा की संरचना कहता है। ये संरचना है लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखिए ये भी सेम चीज है। 79 81 81 को याद रखना का सबसे अच्छा तरीका है सरला, ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी हो सकता है राज्यसभा और लोकसभा ऊपर रहता है, तो इससे में कंफ्यूजन नहीं होना। ध्यान रखिए सबसे पहले बात बड़ा का होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, तो अपर वाला का पहले लाएंगे 80 में, फिर उसके बाद लोकसभा का लोअर हाउस है तो 81 में लाएंगे। इस तरह की चीजों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आर्टिकल 82 कुछ नहीं है। आर्टिकल 82 में क्या बोला गया कि जब भी जनगणना होगा, प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इट मीन से हुआ कि जब भी जनगणना हो तो जनगणना के बाद तुरंत फिर इसमें करना है आपको, मतलब कि कितने सीटें, मतलब कहने का मतलब कि एरिया को थोड़ा सा मतलब बढ़ाने का हो सकता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगा उसके अंदर में एरिया को बढ़ाने की बात होगा जब भी जनगणना होगा तो, ठीक है। तो आर्टिकल 82 बोलता है। तो जितने भी आर्टिकल है वो आर्टिकल तो मैं बता ही दूंगा, बट आप वो चीज़ों को समझना। आर्टिकल 83 मैंने जस्ट बताया, ओके ध्यान रखिए। आर्टिकल 83 मैंने जस्ट बताया, आर्टिकल 83 में क्या था, टर्म ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा जो भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 83 में क्या कहता है भाई, 82 में क्या कहता है कि री एडजस्टमेंट करिए, समायोजन मतलब री एडजस्टमेंट होता है, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, री एडजस्टमेंट। जब भी जनगणना हो तो री एडजस्टमेंट करिए कि मतलब कहने का मतलब जो हाउस ऑफ द पीपल है हो या मतलब कहने का मतलब कि जो लोकसभा हो और राज्यसभा हो उसके सीट का जो एलोकेशन होगा, उनके जो क्षेत्र होंगे उसमें आप हमेशा रीएडजस्टमेंट करिए जब भी जनगणना हो जाए तब। ये चीज बोला गया 82 में, ठीक है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिए आपका। आर्टिकल 84 अब आ गया हमारा। 83 तो हमने देख लिया, टर्म क्या है, 5 साल लोकसभा का और राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल है, ये बता दिया गया। आर्टिकल 84 में कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। सबको बना देंगे, किसी को बना देंगे तो नहीं, सबको तो नहीं बना सकते ना, इसके लिए कुछ ना कुछ तो है। तो किनको किनको बनाना भाई, तो इसके लिए एक चीज है वो आपको ध्यान रखना है। पहला बात, सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे सिंपल है, नागरिक तो होना ही चाहिए भाई, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ये किसका योग्यता है, एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, चाहे तो वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर। अब सिटीजन हो, एज की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं, मिनिमम एज की बात है, 30 साल होना चाहिए राज्यसभा के लिए, 25 साल होना चाहिए लोकसभा। इसलिए तो राज्यसभा को बोला था बुजुर्गों का सदन, क्योंकि इसमें
30 साल कम से कम चाहिए बनने के लिए और 25 साल चाहिए आपको लोकसभा के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। जो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो जो बड़ा होगा उसमें बड़ा चाहिए, जो छोटा होगा उसमें छोटा चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। आर्टिकल 84 में सब सारी बातें की गई हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा 84 में तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, बट 84 के अलावा एक और आर्टिकल आता है 102। ध्यान रखिएगा, जो 102 आर्टिकल है, ये कुछ अन्य निहरताओं, निहरता मतलब क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो क्वालिफिकेशन, आपका इतना उम्र है, आप सिटीजन हैं, तो आप है भाई। और एक और चीज, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम था, ध्यान रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम था 1951 का। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, मैं इधर शॉर्ट में लिखता हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, जिसको बोलते हैं जन प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधित्व या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं 1951 का। इसके तहत कुछ ऐसे इसमें चीजें डाला गया कि उन मतलब ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि ये बोला गया, क्या बोला गया भाई, बोला गया इसमें क्या बोला गया, पहला बोला गया कि 102 के आधार पर, आर्टिकल 102 के आधार पर, अब 102 देखेंगे हम, 102 के आधार पर लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वही बात जो हम राष्ट्रपति में देखा था हमने, लाभ का पद नहीं होना चाहिए ना। आप सरकारी गवर्नमेंट में जॉब, सॉरी, सरकारी जॉब ना कर रहे हो, या कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर का मतलब हो जहां पर आप लाभ का पद, मतलब पेमेंट वेमेंट ऐसा है कि आप नहीं ले रहे हो, तब आप सही है। अगर आप ले रहे हैं लाभ का पद में अगर किए हुए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ये सारा इस चीज इसमें दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि दिवालिया ना हो। ये सारी चीज भी इसके अंदर में है। लेकिन हम अभी देखने वाले हैं आर्टिकल 102 क्या कहता है। ओके, तो आर्टिकल 102 में क्या कहता है, पहला बात ये डिस्क्वालिफिकेशन है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये सब तुम्हारे अंदर लक्षण है तो तुम खत्म, तुमको डिस्क्वालीफाई कर, मतलब कहने मतलब तुम एमपी नहीं बन सकते हो। भाई कौन सा आर्टिकल 102 के अंदर में है, हमको समझना है। समझ लीजिए, पहला वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद ना हो, वो कहीं भी जॉब ना कर रहा हो। सेकंड, अनसाउंड माइंड मतलब विकृत चित्त, हिंदी में चित्त बोलते हैं। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है, मतलब पागल ना हो भाई। अब पागल लोग को थोड़ी ना एमपी बना देंगे, पागल नहीं होना चाहिए। देखिए सारे डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो नहीं बनेगा, दिमाग सही नहीं होगा तो नहीं बनेगा, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया तो आप अच्छे तरीके जानते होंगे, इंसॉल्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो वो आदमी ऐसा नहीं हो कि जो पैसा वैसा ले लिया हो पूरा दिवालिया हो, उसको भी नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, और चौथा, किसी अन्य देश का अगर नागरिकता घोषित कर लिया है, आप बताइए, किसी अन्य देश का नागरिकता घोषित कर लेगा, मतलब सॉरी, अगर वो ग्रहण कर लेगा, तो इंडिया का तो नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ना। मैंने बताया आपको कि अगर किसी अन्य देश का नागरिकता कोई ग्रहण करता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है भाई, कि उसे भारत का नागरिकता को छीन लिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भारत का नागरिक रहेगा ही नहीं, तो वो तो चुनाव में भाग ले नहीं सकता है, पहला बात। ठीक है, ये सारे हैं। और एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे वीडियो बनाएंगे अभी आगे, इसको बताएंगे भी। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल नियम, जो डिफेक्शन लॉ है, तो दल बदल नियम के अकॉर्डिंग है। जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई एमपी, मान लेते कि बीजेपी का एमपी है, चुनाव जीत जाता है, और फिर जाके ये कांग्रेस में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं दल बदल। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज था, दल बदल नियम इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज था ना, कि अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर चीजों को, अगर हम दल बदल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या होता है दल बदल अधिनियम पूरे अच्छे तरीके से। तो दल बदल नियम में क्या है कि इतना तक हो रहा था कि एक एक दिन में लोग 3 3 पार्टी बदल दे रहे थे, आज ही पार्टी में कल वो पार्टी में, इस तरह से कंडीशन आ गया था। तभी सरकार को
52वां संविधान संशोधन करना पड़ा, मतलब कहने में 52वां संविधान संशोधन, 52nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 किया गया, और ये आपका दल बदल नियम लाया, 10वें अनुसूची में डाल दिया, बोला कि अब आओ, अब जो अगर आदमी ऐसा काम करता है तो उससे एमपी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर दूसरे सीट को बदलता है, दूसरे लेता है, तो वो एमपी के रूप में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ रहे बातों को, उसे डिस्क्वालीफाई करे। इसको हम डिटेल में बताएंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, 15-20 मिनट मुझे समझाने में लगेगा चीजों को, तो वो अलग चीजें हैं। ठीक है, दल बदल नियम क्या है, इसको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे, छोटा वीडियो कभी बना देंगे तो उससे आप लोग चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास जो बुक है उसमें आप देखिए, अगर है लिखा हुआ तो आप चीजों को समझ लीजिए। बट ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84, डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के अंदर में था। आप लोग चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग, आप चीजों को समझ चुके। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी वही सब सारी चीजें हैं, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वो आदमी कहीं भी लाभ का पद ना होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे चीज भी है कि वो दहेज न लेना चाहिए, मतलब सॉरी, दहेज हो या छुआछूत हो, इस सब चीज के लिए वो सपोर्टिंग ना हो, इस सब चीज से वो लिप्त ना हो। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आप देखते होंगे कि अभी तो सब कुछ पता भी नहीं चलता है, कितना केस रहता है, क्या रहता है नेता के ऊपर, वो चुनाव लड़ते भी हैं, डेट्स अलग बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 84 मैंने देखा, आर्टिकल 102 देखा, क्वालिफिकेशन देख लिया, हमने राज्यसभा बना दिया, लोकसभा बना दिया, जनगणना करवा के फिर से दोबारा करवा दिया, हमने देख लिया कितने तक रहेगा, हमने राज्यसभा क्वालिफिकेशन की बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिए, एक छोटा सा पॉइंट है चुनाव का। ओके, चुनाव का, अभी ये चुनाव मतलब राज्यसभा लोकसभा का भैया चुनाव कैसे होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य बनेंगे इसकी चुनाव कैसे होगी, ध्यान रखना। ओके, चलिए तो मैं आपको बता दूं इसके लिए। तो ये क्या है, लोकसभा में तो होगा चुनाव इसके इस तरीके पर, एफ टी पी टी सॉरी एफ पी टी पी सॉरी एफ पी टी पी एफ पी टी पी, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, इंग्लिश में मैंने लिखा है, हिंदी में मैं बता दूं चीजों को, अग्रता ही विजेता। जो हम आज हर एक इलेक्शन में हम देखते हैं, जो लोग जितना सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा, बात यहाँ पे ये है। अब लेकिन राज्यसभा केस में अलग है, राज्यसभा केस में भाई एकदम एकदम राष्ट्रपति वाला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पत्ती जो होता है, इसमें क्या भैया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या भैया, वही जो हमने देखा था राष्ट्रपति के अंदर प्रेफरेंस वाला, अगर 4 लोग खड़े हैं तो 4 प्रेफरेंस लाएगा, फिर काउंटिंग होगा। तो इसके लिए आप राष्ट्रपति का वीडियो देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट का वीडियो, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से 10-15 मिनट में समझाया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते। इसमें ये है, इसमें एफटीपी सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है ना कि 50% प्लस 1 वोट लाइएगा, मतलब 50% से ज्यादा वोट लाइएगा, तभी आप एमपी बनिएगा। यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम वोट ले लाएं, सबसे ज्यादा जितने 10 लोग खड़ा है, अगर 100 वोट पड़ा है, आपको 20 वोट मिला, 10 लोग खड़ा थे, किसी को 10 मिला, लेकिन आपको 20 मिला ना, सबसे ज्यादा मिला था, आप जब बन गए 50 का। यहाँ पे कोई बड़ा लफड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 50% प्लस 1 होना ही चाहिए। ये यहाँ पर चुनाव के बारे में बात की गई, समझ रहे बातों को। तो ये है हमारा ठीक है। और एक चीज, अब ठीक है, उस चीज को हम बात करेंगे, वो आर्टिकल 101 में है, उस चीज हम बात करेंगे किस तरह से दो डबल सदस्यता होता है, उसकी हम बात करेंगे आर्टिकल 101 में, तो वो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या चीज आज किया क्लियर, हमने आज क्लियर किया 79, 80, 81, 82, 83 और 84, और हमने देखा था आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 ये हमने देखा। ठीक है, तो ये सारे जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल था मैंने अभी यहाँ तक कर लिया है। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे रिक्ति, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जब होगा, कोई भी अगर सदस्य हटेगा, मतलब तो उसको रिक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आर्टिकल 101 के बारे में। ठीक है, कैसे एक लोकसभा का जो सीट है वो कैसे खाली होता है, कौन कौन से उसके लिए चीजें हैं, उनको हम देखेंगे आर्टिकल 101 में। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है,
तो चलिए इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए धन्यवाद।